स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, दिल्ली में हर साल गर्मी के सीजन में टेम्परेचर्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और लोग बेसब्री से इस गर्मी से निजात पाने के लिए सर्दियों का इंतजार करते हैं। एक समय तक दिल्ली वालों के लिए ये ठंड का सीजन अपने साथ साल का सबसे प्लीजेंट एक्सपीरियंस लेकर आता है, जहां लोग विंटर्स को काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली वासियों के लिए विंटर्स मजा नहीं सजा में बदल चुकी है, क्योंकि साल दर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में बढ़ने वाला एयर पोल्यूशन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जहां दिल्ली सर्दियों में कोहरे की चादर से ढकने से पहले धुएं की चादर से ढक जाती है। इस साल तो हालत ये है कि विंटर सीजन के ठीक से शुरू होने से पहले ही पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ जगह 999 के वर्स्ट नंबर को टच कर रही है। दरअसल बीते 8 नवंबर को दिल्ली के आनंद विहार में SAFAR डेटा ने AQI को रिकॉर्ड 999 रजिस्टर किया था। सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा इंट्रोड्यूस एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है जो नियरली रियल टाइम में एयर की क्वालिटी को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से डिस्प्ले करता है। दिल्ली में जहरीली हवा का ये मंजर केवल आनंद विहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नेशनल कैपिटल के कई इलाकों में AQI 700 से 800 के बीच नजर आ रहा है, जैसे जहांगीरपुरी, वजीरपुर, बवाना और मुंडका इत्यादि। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर यह रेटिंग दिल्ली में एयर पोल्यूशन के सीवियर सिचुएशन को दर्शाने के लिए काफी है। इस पोल्यूशन का लोगों की हेल्थ पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली के नॉन स्मोकर्स भी एयर पोल्यूशन की वजह से हर दिन लगभग 30 सिगरेट्स के बराबर स्मोक इनहेल कर रहे हैं। इसके हेल्थ इम्पैक्ट इतने बुरे हैं कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इफेक्ट होने लगी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली के रेजिडेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 12 साल से रिड्यूस हो गई है। यानी जो व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में 70 साल की एज तक जिंदा रह सकता है, तो अब इस पॉल्यूशन के चलते 58 ईयर्स में ही मर सकता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो धीरे धीरे ये एयर पॉल्यूशन दिल्ली के लोगों को अपने आगोश में ले रहा है और उनका दम घोट रहा है। लेकिन आलम यह है कि आज भी दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मुद्दे को लेकर राजनीति तो भरपूर हो रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप लगते नजर आ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों हर साल इसी समय पर दिल्ली की आबो हवा काली पड़ने लग जाती है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजंस क्या हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के रीजंस को जानने से पहले चलिए दिल्ली के एयर पोल्यूशन के नेचर को समझते हैं। यहाँ पर एयर पोल्यूशन के 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है स्मॉग। स्मॉग का निर्माण फॉग और स्मोक के मिलने से होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो स्मॉग ऐसा एयर पोल्यूशन है जो विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। इस प्रकार के एयर पोल्यूशन में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, स्मोक और दूसरे पार्टिकुलेट्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉग को इनहेल करने की वजह से ह्यूमंस पर बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, आईज में बर्निंग सेंसेशन, रिस्क ऑफ हार्ट एंड लंग डिजीजेस और अस्थमा। स्मॉग जनरली बड़ी सिटीज में पाया जाता है, जहां पर व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज की हैवी प्रेजेंस होती है। इसके अलावा दिल्ली के एयर पोल्यूशन का दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है PM यानी पार्टिकुलेट मैटर, जिसका जिक्र दिल्ली की एयर पोल्यूशन से जुड़ी हर न्यूज में मिलता है। पार्टिकुलेट मैटर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड या लिक्विड मैटर से बने होते हैं और एयर में ही सस्पेंडेड रहते हैं। इन एयरबोर्न पार्टिकल के साइज के हिसाब से इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और दिल्ली के पोल्यूशन में सबसे ज्यादा मिलने वाले पार्टिकल्स हैं PM 2.5 और PM 10। PM 2.5 ऐसे पार्टिकल को कहते हैं जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये पार्टिकल्स बेहद छोटे होते हैं और लंबे समय तक एयर में सस्पेंडेड रह सकते हैं। इस साइज के पार्टिकल्स व्हीकल एमिशंस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से जनरेट होता है। दूसरी तरफ PM 10 ऐसे पार्टिकल्स को कहा जाता है जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर्स या उससे छोटा होता है। ये पार्टिकल्स रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और डस्ट स्टॉर्म जैसे नेचुरल सोर्सेज से जनरेट हो सकते हैं। ये दोनों ही तरह के पार्टिकल्स काफी डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पेनिट्रेट कर सकते हैं और इनकी वजह से अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। इन पार्टिकल्स के प्रति अगर आप एक्सपोज होते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है। ये पार्टिकल्स हार्ट और लंग कंडीशंस, एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा अटैक जैसी प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ के अलावा इन पार्टिकल्स का एनवायरनमेंट पर भी काफी बड़ा इंपैक्ट होता है। ये पार्टिकुलेट मैटर स्कैटरिंग और लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से एटमॉस्फेयर में विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। कुछ पार्टिकुलेट मैटर के कंपोनेंट्स तो क्लाइमेट वार्मिंग तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर में मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स, सॉइल, वाटर, क्रॉप सब कुछ इफेक्ट हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली की एयर पॉल्यूशन के इन दोनों कंपोनेंट्स के अचानक इंक्रीज होने के रीजंस क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस। अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस में पहली कंडीशन है विंड्स की अनफेवरेबल डायरेक्शन। अगर आप दिल्ली की लोकेशन को मैप पर ध्यान से देखेंगे तो इसके नॉर्थ में पंजाब और हरियाणा और ईस्ट में उत्तर प्रदेश लोकेटेड है। करेंटली क्रॉप का वो सीजन चल रहा है जब पैडी को काटने के बाद खेतों को अगली फसल के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे में फसल को काटने के बाद क्रॉप के बचे हुए रेसिड्यू को इन सभी जगहों पर जला दिया जाता है और जलाने के बाद खेत अगली फसल के लिए रेडी होते हैं। करंटली दिल्ली में विंड्स की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्टर्नली है, यानी ये नॉर्दर्न पार्ट से शुरू होकर वेस्ट की तरफ जा रही है। ऐसे में विंड्स पंजाब और हरियाणा से आते हुए दिल्ली पहुंच रही है और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से भी विंड्स दिल्ली की ओर जा रही हैं। इन स्टेट्स में जो भी क्रॉप रेसिड्यू बर्न हो रहा है वो स्मोक की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा रहा है और ये नॉर्थ वेस्टर्नली विंड्स इस पूरे स्मोक को लेकर दिल्ली पहुंच रही है। सिर्फ स्मोक ही नहीं बल्कि स्मोक के साथ साथ बहुत सारा डस्ट भी इन स्टेट से दिल्ली में आ रहा है। स्मोक जहां फॉग के साथ मिलकर दिल्ली में स्मॉग की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वहीं डस्ट दिल्ली के एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर के लेवल्स को इंक्रीज कर रही है। दूसरी अनफेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर इन्वर्जन। इसको आसान भाषा में समझने के लिए एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। एटमॉस्फेयर को वर्टिकली डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया जाता है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ग्राउंड सरफेस से वर्टिकली ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन करेंटली विंटर सीजन चल रहा है और उस सीजन की वजह से एटमॉस्फेयर का ये नेचर भी बदल गया है। विंटर सीजन में टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेनन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया है। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि नीचे की लेयर में जहां कोल्ड एयर है तो वहीं ऊपर की लेयर में वार्म एयर सेटल हो चुकी है। पॉल्यूटेंट्स इस वार्म एयर की वजह से ऊपर नहीं जा पाते और नीचे की लेयर में ट्रैप होते जा रहे हैं। इन पॉल्यूटेंट्स में स्मोक वाला पार्ट जहां एटमॉस्फेयर की एयर क्वालिटी खराब करता है, वहीं इसमें मौजूद पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियाई का काम करते हैं। इसी न्यूक्लियाई के अराउंड कंडेंसेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है और फॉग की फॉर्मेशन होती है जो स्मोक के साथ मिक्स होकर स्मॉग बन जाता है। तीसरी वेदर कंडीशन है लेस रेनफॉल। इंडिया में रेनी सीजन खत्म हो चुका है, हालांकि विंटर सीजन में भी भारत में बारिश देखने को मिलती है, लेकिन ये बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, जिसे आने में अभी काफी टाइम है। रेनी सीजन में रेनफॉल की वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद पॉल्यूटेंट्स वॉश अवे हो जाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि रेनफॉल नहीं हो रही है इसलिए पॉल्यूटेंट्स वॉश अवे नहीं हो रहे। यही रीजन है कि दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली में आर्टिफिशियल या मैनमेड रेनफॉल करवाने का विचार कर रही है, जिसके लिए कानपुर में मौजूद IIT कानपुर की मदद ली जाएगी। फोर्थ वेदर कंडीशन है लेस विंड स्पीड। जब विंड स्पीड ज्यादा होती है तो फ्रेश एयर भी ज्यादा होती है और वो इस पॉल्यूटेड एयर के साथ मिलकर पॉल्यूटेड एयर को डाइल्यूट कर देती है। लेकिन करंटली दिल्ली में विंड स्पीड भी काफी कम है, जिसकी वजह से ये पॉल्यूटेड एयर फ्रेश एयर के साथ डाइल्यूट नहीं हो रही है। ये सभी वो अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हैं जो दिल्ली में करंट एयर पोल्यूशन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। लेकिन दोस्तों ये नेचुरल रीजंस हैं और इन पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। साथ ही ये कहीं ना कहीं मैन मेड रीजंस के साथ कनेक्टेड हैं। उदाहरण के लिए विंड्स अपने साथ स्मोक और डस्ट लेकर आ रही हैं, लेकिन इस स्मोक और डस्ट को क्रिएट करने वाले रीजंस मैन मेड हैं। तो चलिए अब जानते हैं दिल्ली के इस एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मैन मेड रीजंस को। दोस्तों रिसेंटली या डेटा के अकॉर्डिंग दिल्ली के टोटल पॉल्यूशन में से 25% कंट्रीब्यूशन स्टबल बर्निंग का है। ये डेटा पुणे में सिचुएटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के न्यूमेरिकल मॉडल सिस्टम पर बेस्ड है। ये भी उम्मीद जताई गई है कि आने वाले समय में स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन 35% तक पहुंच सकता है। लेकिन सेंटर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का कहना है कि पंजाब और हरियाणा में बीते कुछ सालों में स्टबल बर्निंग के केसेस में हैवी रिडक्शन रिपोर्ट किया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल स्टबल बर्निंग केसेस में पंजाब में 56% और हरियाणा में 40% रिडक्शन रिपोर्ट किया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के NCR एरियाज के क्यूमुलेटिव केसेस की बात की जाए तो 2021 में यहाँ पर स्टबल बर्निंग के 11,461 केसेस थे। 2022 में ये 13,964 हो गए, लेकिन 2023 में 6,391 केसेस रिपोर्ट में हैं। लेकिन इस रिडक्शन के बावजूद पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो फार्म फायर के केसेस बढ़े हैं। उदाहरण के लिए 30 अक्टूबर को 1852 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे, वहीं 31 अक्टूबर को 2,901 और नवंबर 1 को 2,386 केसेस रिपोर्ट हुए।
पर आखिर पराली यानी स्टबल जलाई क्यों जाती है? तो देखिए दोस्तों, विंटर सीजन आने से पहले पंजाब और हरियाणा में पैडी का लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन किया जाता है। फसल तैयार होने के बाद पैडी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसे हार्वेस्ट करने के साथ एक नई प्रॉब्लम इमर्ज होती है। दरअसल जब मैनुअल लेबर्स की मदद से पैडी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है तो पूरे प्लांट को सरफेस के पास से ही काट दिया जाता है। ऐसे में कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता था। लेकिन एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन आने के साथ साथ हार्वेस्टर इंट्रोड्यूस हो गए, जो कुछ ही मिनट में जमीन पर खड़ी फसल को हार्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इन मशीन्स के साथ सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये सरफेस के पास से क्रॉप को हार्वेस्ट नहीं कर पाती। इस वजह से हार्वेस्ट करने के बावजूद क्रॉप का काफी सारा रेसिड्यू बच जाता है। अब अगर किसान अगली फसल के लिए जमीन को तैयार करना चाहता है तो उसे मैनुअल लेबर का यूज करके पूरे रेसिड्यू को हटवाना पड़ता है, जो एक कॉस्टली अफेयर है। इसी कॉस्ट को सेव करने के लिए फार्मर्स इस रेसिड्यू को यानी स्टबल को बर्न करने लगे हैं और इस तरह से स्टबल बर्निंग की शुरुआत हुई। विंटर्स में दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ता है उसके लिए पैडी क्रॉप की स्टबल बर्निंग ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साल के बाकी टाइम दूसरी क्रॉप्स में स्टबल बर्निंग नहीं होती। फर्क बस इतना है कि दूसरे सीजन में ये पॉल्यूशन विजिबल नहीं होता, क्योंकि फॉग के एब्सेंस में स्मॉग की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। पर विंटर्स में अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस की वजह से एयर पॉल्यूशन और भी ज्यादा विजिबल होता है और प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। दोस्तों, एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अगला इंपॉर्टेंट रीजन है व्हीकल से होने वाला एमिशन। 2021 के डेटा के हिसाब से दिल्ली में 13.2 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स मौजूद थे, जिसमें से मेजॉरिटी परसेंटेज टू व्हीलर व्हीकल्स का है। व्हीकल्स की इतनी बड़ी संख्या दिल्ली के पॉल्यूशन का मेजॉरिटी हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। भले इस समय सबसे ज्यादा चर्चा स्टबल बर्निंग की हो रही हो, लेकिन डेटा के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन व्हीकल से होने वाले एमिशन का है। 2022 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा एक एनालिसिस किया गया था और उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि व्हीकल से होने वाला पॉल्यूशन दिल्ली के एयर पॉल्यूशन का सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। 2022 में अक्टूबर के महीने में दिल्ली इसी तरह से चोक कर रही थी और रिपोर्ट में बताया गया कि उस समय दिल्ली के पॉल्यूशन का 51% व्हीकल से आ रहा है। इसी तरह 2021 में भी व्हीकल से होने वाले एमिशंस सिटी के हाफ से ज्यादा पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। 2018 में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक जॉइंट स्टडी की थी। इसमें पाया गया कि सिटी के टोटल एयर पॉल्यूशन में 40% कंट्रीब्यूशन व्हीकल से आता है। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि इंडस्ट्रियल एमिशंस भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए। दिल्ली एनसीआर के रीजन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ये सभी इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पर एमिशंस करती हैं। हालांकि इसे कर्ब करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज को ग्रीन फ्यूल पर शिफ्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन अभी तक ये प्लान धरातल पर नहीं उतर पाया है। इसके अलावा दिल्ली रीजन में होने वाली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का भी एयर पॉल्यूशन में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30% पॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेदार हैं। अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस की वजह से जरूरी प्रॉब्लम एग्रीवेट हुई है, लेकिन इसके लिए नेचर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस एयर पॉल्यूशन क्राइसिस को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला सॉल्यूशन होगा पराली बर्निंग को टैकल करना। पराली बर्निंग को रोकने के लिए सबसे इजी सॉल्यूशन ये है कि हार्वेस्टर्स का यूज करने की जगह क्रॉप्स को मैनुअली हार्वेस्ट किया जाए। लेकिन एग्रीकल्चर में करंट मैकेनाइजेशन को देखते हुए ये सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है। इसके बजाय हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, बेलर्स और शेडर्स जैसी मशीन का इस्तेमाल करके स्टबल को मैनेज करना चाहिए। इन मशीन्स की हेल्प से स्टबल को फील्ड से हटाकर और इफेक्टिव वे में मैनेज किया जा सकता है। स्टबल का इस्तेमाल बायो इथेनॉल को बनाने में किया जा सकता है। साथ ही ये कैटल फीड और पैकिंग मटेरियल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हीकल एमिशंस को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करे। दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल्स का नंबर बहुत हाई है, जिसे कम करने की जरूरत है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने पर फोकस करना होगा। ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो, यानी वो मिनिमम एमिशंस करती हों। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए सब्सिडाइज रेट्स पर राइड्स ऑफर करने जैसे न्यू आइडियाज पर भी विचार किया जा सकता है, ताकि लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स का यूज करना कम कर सकें। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एमिशंस को भी रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट है। साथ ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का कंट्रीब्यूशन काफी हाई है। दोस्तों, दिल्ली में एयर पोल्यूशन के अलार्मिंग लेवल्स सभी स्टेक होल्डर से इमीडिएट और सस्टेन्ड एफर्ट्स की डिमांड कर रहे हैं। ये एयर पोल्यूशन क्राइसिस काफी कॉम्प्लेक्स इशू है, जिसे डील करने के लिए मल्टी फेसेटेड अप्रोच की नीड है। स्ट्रिगनेंट एमिशन रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करके, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करके
और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके इस क्राइसिस के साथ डील किया जा सकता है। इसके साथ ही रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंट प्रैक्टिसेस के लिए पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करना भी इंपॉर्टेंट है और इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट बॉडी से लेकर इंडस्ट्रीज और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इनोवेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दिल्ली एक साफ हवा में सांस ले सकता है, साथ ही अपने लिए हेल्थियर और ज्यादा रेजिलेंट फ्यूचर का निर्माण कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड द एग्रीवेटिंग एयर पोल्यूशन क्राइसिस ऑफ दिल्ली? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।